आज का यह वीडियो सीटेट 2020 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सीटेट में अच्छे अंकों से क्वालिफाई करने का मूल मंत्र आपको बता दूं, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और कॉन्सेप्ट को समझना। तो इस वीडियो में हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं हिंदी पेडागोजी के, इसको जान लेते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। सिर्फ उसका आंसर नहीं जानेंगे, एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए, भाषा क्या है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं, ठीक है। केवल भाषिक ही नहीं बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी ग्रहण कर लेते हैं। बच्चों का 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनका पकड़ सिर्फ भाषा पे ही नहीं होता बल्कि वो संप्रेषण में भी दक्षता ग्रहण कर लेते हैं। संप्रेषण का क्या मतलब होता है? संप्रेषण का अर्थ होता है बातचीत करने की कला, ठीक है। तो बातचीत को हम संप्रेषण कहते हैं। तो बच्चे 3 साल के बच्चे बातचीत करना भी सीख जाते हैं। अगला पॉइंट है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। तो कोई भी 3 साल का बच्चा जो है उसके संज्ञानात्मक दायरे में जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय वस्तु आएगा उस चीज़ पे आप उस बच्चे से बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और ये जो भी पॉइंट्स हैं ये समझ लीजिए एग्जाम में आने वाले आंसर हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो भी पॉइंट्स इसमें मैं बता रहा हूँ, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आंसर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बस ये पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला देखिए, इस बात से यह पता चलता है कि सामान्यतः एक बच्चा भाषाई जगत से संपर्क के अतिरिक्त अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है। यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है तो उसमें बहुत सारी अंतर्निहित भाषाई क्षमता पहले से मौजूद होती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब एक पहला पॉइंट है, शिक्षण का फोकस व्याकरण पर न होकर विषय वस्तु पर होना चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण जो शब्द है यह नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण, कठिन शब्द, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पर उनको फोकस नहीं करना है आपको एक शिक्षक के रूप में। तो शिक्षण का फोकस व्याकरण पर ना होकर विषय वस्तु पर होना चाहिए, ठीक, पहला पॉइंट। अगला है, भाषा की कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों की उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिलें। तो ध्यान रखिएगा, एक शिक्षक के रूप में भाषा की कक्षा में बच्चों को अधिक से अधिक अपनी अपनी बातें जो हैं कहने के अवसर मिलने चाहिए। आप उनके बातों को, ये नहीं कि कोई बच्चा कुछ बोल रहा है तो आप उसको डांट के बैठा दो या चुप करा दो। प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो भाषा की कक्षा है वह शांत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बच्चे शांति से सुन रहे हैं शिक्षक को, या सही शिक्षण है प्राथमिक कक्षाओं के लिए? तो बिल्कुल गलत है। बच्चे शांति से नहीं सुनने चाहिए, भाषा की कक्षा में खुद बोलने चाहिए उनके अंदर जो भी बातें हैं, जिस टॉपिक पे बात हो रहा है। अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर ऐसा बाल साहित्य होना चाहिए जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, और साथ ही एक चीज़ और नोट कर लीजिए, चित्रों पर विशेष महत्व दिया जाए। प्राथमिक कक्षा का जो बाल साहित्य होता है उसमें चित्र अधिक से अधिक शामिल किए जाते हैं क्योंकि वह बच्चों को इंटरेस्टेड बना देता है वो टॉपिक पढ़ने के लिए, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर ऐसा बाल साहित्य होना चाहिए जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट जो है, और ये सारे एनसीईआरटी के हिंदी पेडागोजी की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रमुख कौशल सुनना है। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाषा के जो 4 प्रमुख कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबोपली, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सुबोपली, यानी कि इसका सही क्रम भी पूछ लेता है। सबसे पहले भाषा का कौशल आता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, सुबोपली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुनना। अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाएगा तो ना बोल पाएगा, ठीक है, सही से बोल तो एकदम नहीं पाएगा,
पढ़ भी नहीं पाएगा और लिखने में भी उसको दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि जो मुखबधिर बच्चे होते हैं, मैंने स्पेशल एजुकेशन से ही डीएड किया हुआ है, ठीक है। जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते उनको पढ़ाने का ही मैंने डिप्लोमा लिया है, तो मुझे अच्छी तरह से पता है जो मुखबधिर बच्चे होते हैं, ठीक है, डेफ एंड डम, वो सुन नहीं पाते हैं, उनकी हियरिंग मतलब बेकार होती है, कान का कोई एक पार्ट खराब होता है जिससे वो सुन नहीं पाते हैं, इसी वजह से ज़िंदगी भर वो बोल नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंग्लिश कभी सुना ही नहीं है, तमिल तेलुगु कभी सुना ही नहीं है, तो आप कभी बोल ही नहीं पाओगे तमिल तेलुगु। तो वो लोग कभी कुछ नहीं सुने होते हैं, इसलिए कभी कुछ बोल ही नहीं पाते। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कौशल जो है वह कौन सा है? बोलना। बोलना कौशल जो है सबसे ज़्यादा, सॉरी बोलना नहीं, सुनना, माफ़ करिएगा, सुनना कौशल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम कुछ सुन नहीं पाएंगे तो कुछ भी हम बोल नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, सुनना कौशल सबसे इम्पोर्टेंट है 4 कौशलों में। अगला पॉइंट है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चों में स्मरण क्षमता का विकास होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में कहानी को भाषा में पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाता है? ताकि बच्चों का स्मरण क्षमता बढ़िया हो, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट जो है, भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया आवश्यक है। भाषा सीखने के लिए समाज में बच्चों का जाना आवश्यक है। समाज के समवयस्कों और वयस्कों के साथ बच्चे भाषा सीखते हैं, ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की ने कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आसान यानी कि सरल अभिव्यक्ति के अवसर देना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आसान अभिव्यक्ति के अवसर देना है, ठीक है। बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना भाषा की कक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है, क्योंकि बच्चे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे अपने समवयस्कों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा उनकी बेहतर भाषा विकास होगी। देखिए, अब आते हैं सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ मैं आंसर बताने के लिए मतलब ये वीडियो नहीं बनाता हूँ पैडागोजी वगैरह के, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होता है, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? जैसा कि आपने पढ़ा वहाँ पे, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, देखिए उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और आंसर भी वहीं से आपको मिल जाएंगे। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर अभी जो पहले अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, वो आपने ध्यान से पढ़ा, तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है, ठीक है। तो इसका 91 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 92, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों को लगता है हिंदी भाषा जो है, हिंदी जो CTET में पूछा जाता है बहुत ईजी है, आराम से 25-26 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आपका, तो आप 25-26 तो पा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 30 में 30 नंबर भी मिलते हैं लोगों को, ठीक है। 30 में 30 नंबर हिंदी पैडागोजी में, हिंदी भाषा में। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। आप लोगों के पास मौका है अभी पढ़ने का, तो अच्छे से पढ़िए। अभी आपको टाइम मिल गया है, मतलब CTET का एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ा दिया गया। मैं 2020 CTET की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो बहुत आगे भी लोग देखें तो उनको ये ना लगे कि उनके एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाया गया है। CTET 2020 5 जुलाई को जो होने वाला था, एग्ज़ाम आगे बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए आपके पास समय है लगभग 1 आध महीने का, अच्छे से तैयारी करिए। अगला देखिए 92, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। यहाँ पे सिर्फ एक ये भाषा की बात की जा रही है, यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जस्ट भाषा की बात की जा रही है। तो संस्कृत तो सिर्फ एक भाषा है, तो यह ऑप्शन कभी सही नहीं होगा कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ये अपेक्षा कभी नहीं करता कि बच्चे सिर्फ एक भाषा को सीखें और एक भाषा को बोलें, ठीक है। बी ऑप्शन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बिल्कुल गलत। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, ठीक है। यही ऑप्शन सही होगा। क्या अपेक्षा करता है?
कि बच्चे जो हैं सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, रटे हुए जवाब ना दें। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी उस चीज़ का है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि उनसे बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर अक्षरतः बंधे बंधाए न देकर अपितु अपनी स्वयं की मौलिक अभिव्यक्ति में दें। ठीक है, यानी कि अपनी भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चन का आंसर दे बच्चे। अगला देखिए 93, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक साधन मात्र है। तो यहाँ पे भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यह क्वेश्चन मैंने ग्रुप में पूछा था एक बार, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा किया था कि संप्रेषण का एक साधन है। तो संप्रेषण का एक साधन मात्र नहीं है भाषा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। 93 का ए सही है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, यह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। ठीक है, ज्ञातव्य हो कि यह संप्रेषण का एकमात्र साधन यहाँ पे नहीं है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है लिखा गया है, क्योंकि भाषा का उद्देश्य मतलब सिर्फ भाषा का जो होता है कि सिर्फ संप्रेषण यानी कि बातचीत करने का साधन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, नहीं लिखना है, यहाँ पे टाइप होना भूल गया है। क्योंकि देखते होंगे पक्षी वगैरह जिनको भाषा का नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो भी तो संप्रेषण करते हैं ना, पशु पक्षी। और जो मुखबधिर बच्चे होते हैं वो भी तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं बातचीत करने के लिए। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भाषा का उद्देश्य संप्रेषण मात्र ही हो। संप्रेषण यानी कि बातचीत करना। अगला देखिए 94, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन सही है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला देखिए 95, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तीसरा, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। चौथा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, अगला देखते हैं 96, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। डी, अपनी बात कहना सीखना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 96 में जो कि आप लोग बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा टैग वर्ड्स वाले, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड। तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड है ही नहीं कोई, तो आपको सबसे परफेक्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है जिसमें बाकी के 3 ऑप्शन समाहित हो। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, दूसरों की बात समझना, ए भी इस ऑप्शन में आ गया। बी वाला ऑप्शन, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ए भी सी वाले ऑप्शन में आ गया। और अपनी बात कहना सीखना, ए भी सी वाले ऑप्शन में समाहित है। तो 96 का सी सही होगा। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, अगला देखिए 97, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। देखिए शिक्षक को तो कभी महत्व नहीं देना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा इस समय चल रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो शिक्षक को कभी महत्व नहीं देना है, हमेशा बच्चों को महत्व देना है। पाठ्य पुस्तक को कभी महत्व नहीं देना है, नेगेटिव है। भाषा का व्याकरण ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो फैक्ट बेस वाला है। ठीक है, तथ्य आधारित है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना
यह किससे संभव है? पोर्टफोलियो से। ठीक है, पोर्टफोलियो में बच्चे के भाषा विकास संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा होता है, ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो में फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, 2-3 बार सीटेट में पूछा गया है, कई साल पूछा गया है। अगला देखिए 99, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, या डी साधन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी साधन है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा? भाषा सीखने का, क्योंकि एकमात्र साधन भाषा की पाठ्य पुस्तकें ही नहीं है। जो लोग किताबें नहीं पढ़ते वो भी तो भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, तो एकमात्र साधन नहीं, संसाधन नहीं है, सिर्फ साधन है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों को पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं। तो इसका सही आंसर है डी साधक हैं। सिर्फ बड़ों के पढ़ने वाली चीज़ तो है नहीं, त्रुटियों को भी बढ़ावा नहीं देती, बाधक भी नहीं है, तो साधक सही होगा। ठीक है।